चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का अपना टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को लेके। लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ भी देखा रिगार्डिंग राइटिंग अ गुड बिजनेस लेटर और क्या उसमें टिप्स है, क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है, उसमें से आपको कुछ पूछना हो, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट में डाउट, ठीक है तो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज बिजनेस रिपोर्ट। यहाँ से हमने बाकी रखा था रिपोर्ट वर्ड। अगेन थोड़ा एमसीक्यू वाला पार्ट है यहाँ पे, तो वैसे ही अप्रोच करेंगे। रिपोर्ट जो वर्ड है दैट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड रिपोर्टेर। ठीक है, तो रिपोर्टेर का मतलब है टू कैरी बैक, मतलब जो हो चुका है उसके बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड अ रिपोर्ट। एक सिंपल अगर उसका मीनिंग निकाले तो यहाँ पे भी वही सेंस में बोल रहे हैं। रिपोर्ट इज अ मैसेज टू द मैनेजमेंट कि भाई ये हो चुका है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप पढ़ लो और उसके बेसिस पे आप आगे डिसीजन ले सकते हो क्या करना है, दैट इज अ रिपोर्ट। अपने सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो कुछ भी हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो रिपोर्ट वही चीज की जाती है जो हो चुकी है। भाई सेल हो गया है पिछले महीने का, ये उसकी रिपोर्ट है, आप देख लो। तो होने से पहले हम कोई चीज रिपोर्ट नहीं कर सकते, उसके बाद ही हो सकती है। ये आपको बेसिक बात ध्यान रखनी है। जो भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जा रही है वो डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, ऐसा आपने बोल सकते हैं, ये चीज है। दूसरा, रिपोर्ट के बारे में कुछ टिप्स बता रखिए। रिपोर्ट वेल ऑर्डर्ड होनी चाहिए। वेल ऑर्डर्ड का मतलब उसमें जो कंटेंट आपने रखा है एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि सामने वाले के लिए समझना आसान हो जाए। क्या चीज पहले प्रेजेंट करनी है क्या बाद में, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब रिलेटेड टू द टॉपिक, ताकि उसको पढ़ के कोई डिसीजन ले सके, वैसा है। उसके अंदर फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा, ये सारी चीजें हो सकती है, इम्प्लाइड सी बात है। इट मस्ट एड इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ फायदा होना चाहिए रिपोर्ट पढ़ के, नहीं तो बंदा अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। इसमें बोला है एक नीड टू नो डायमेंशन होता है, कुछ नया वर्ड है, नीड टू नो। नीड टू नो मतलब जितना जरूरी है उतना ही आप रिपोर्ट में मेंशन करो। ज्यादा कंटेंट लिखना भी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ओवर कंटेंट मेंशन नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब रिपोर्ट जो है उसकी क्वांटिटी या उसमें कितना कंटेंट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्ट। जैसे आपने ना ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कितने पेज की आती है? 100-200 पेज की आती है, या 1 या 2 पेज की होती है? 1 या 2 पेज, 3 पेज, ज्यादा नहीं होगा। तो उसके अंदर जितना जरूरी है उतना ही लिखा होता है ना, कि आपका जो भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उसकी रेंज लिखी होती है, और आपके ब्लड में कितना वो चीज मिली है वो उसकी क्वांटिटी लिख दी होती है, जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कम है या ज्यादा है। मेन बात तो वही होती है। तो 2-3 पेज की रिपोर्ट, 1 पेज की रिपोर्ट भी काफी हो जाती है। लेकिन वही अगर कोई कंपनी की बिजनेस रिपोर्ट हो कि पूरे साल में उसने कैसा बिजनेस किया, क्या उसके फंडामेंटल्स है, तो वो शायद 100-200 पेज, 300 पेज की पूरी बुक भी हो सकती है। तो उसके अंदर उतनी डिटेल होना नेसेसरी भी है। तो इट विल डिपेंड ऑन द कंटेंट। A business report can be defined as an evaluation or assessment or review of a particular event, issue, period or set of circumstances which is related to a business. Implied है एक business report में क्या होगा, जो भी बिजनेस में चीजें हुई है, इवेंट्स हुए हैं या सर्कमस्टांसेस हुए हैं, उसके बारे में उसमें रिपोर्ट किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आप इवेल्युएशन कर सको। नथिंग न्यू। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, सेल्स के बारे में, और कोई भी मैटर को आप रिपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत जनरलाइज कंटेंट है वैसा। अब एक बिजनेस रिपोर्ट को अगर आपको लिखना है तो 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो बोला इट शुड नॉट बी रिटन इन ऐसे फॉर्मेट। पॉइंट्स में लिखो ना, बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखो, कोई नहीं पढ़ता है, बोरिंग हो जाता है। और थोड़ा कट शॉर्ट करके लिखना जरूरी है, जो भी रीडर है वो आराम से रिपोर्ट को पढ़ सके, समझ सके कौन से पेज पे क्या कंटेंट लिखा है, ये नेसेसरी होगा। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए। फॉर्मेलिटी वाली चीजें मैं बोल के बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड है यहाँ पे। देखो बिजनेस रिपोर्ट 1 या 2 पेज की भी हो सकती है, या फिर 100 पेजेस की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। अब कोई भी एक रिपोर्ट में कुछ 4 एलिमेंट्स होते हैं, ये बोला हुआ है। सबसे पहला एलिमेंट है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी मतलब उसका एब्स्ट्रैक्ट या फिर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि रिपोर्ट में क्या आने वाला है, एक पैराग्राफ में आप शॉर्ट में उसको समझा सकते हो। फिर आता है रिपोर्ट का मेन कंटेंट, जिसको हम बोलते हैं द बॉडी। उसके बाद आएगा फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, कि भाई जो भी हमने यहाँ रिपोर्ट में लिखा है उसके बेसिस पे हम क्या रिकमेंड करते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो दैट इज लाइक अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। अभी 4 पॉइंट्स ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, फाइंडिंग्स या सजेशंस, और लास्ट में कंक्लूजन। 4 स्टेप्स यहाँ पे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिपोर्ट में। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन क्लियर, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल, इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। अगेन जितना टाइटल है उतना ही टॉपिक है। इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो विद इन अ कंपनी। इंट्रा मतलब विद इन द सेम डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर मान लो 5 लोग काम करते हैं,
तो उन्हीं के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रा विद इन द डिपार्टमेंट। और दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है। अब इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, इंटर। आई बात समझ में, इंटर डिपार्टमेंटल। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी कंपनी में यूज होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेसिफिक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम है मेमोरेंडम, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मेमो। इट हैज ऑफन बीन मिसअंडरस्टूड एज अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, वैसे बोला हुआ है, दैट इज मेमोरेंडम या फिर मेमो। नॉर्मली मेमो को लोग नेगेटिवली लेते हैं, यार मेमो मतलब जैसे क्या होता है ना, कंपनी में किसी को वार्निंग देनी हो कि भाई आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आपकी कंप्लेंट आ रही है, ये है वो है, नेक्स्ट टाइम भी होगा तो आपको निकाल देंगे। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं मेमो। बट मेमो का पर्पस सिर्फ किसी को डांटना नहीं होता है, मुझे आपको कोई जनरल मैसेज भी देना है ना, तो भी मैं वो डॉक्यूमेंट जो होगा उसको मेमो ही बोलूंगा। लेकिन मेमो को लोग नेगेटिवली लेते हैं कि ये तो यार डिसिप्लिनरी एक्शन है, मैंने कुछ गलत किया होगा इसलिए मेमो आया, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब मेमो जो है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप कोई भी मैसेज किसी को राइटिंग में कन्वे कर सकते हो। उसमें उसकी गलती निकाल रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। हाँ, उस पर्पस के लिए मेमो यूज होता है वो अलग बात है वैसे। तो ये बात यहाँ क्लैरिफाई की। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि लेटर फॉर्मेट जो है वो इससे अलग कैसे, या मेमो का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो बता दिया। बोला इसमें इनसाइड नेम और एड्रेस की जरूरत नहीं है, सैल्यूटेशन की जरूरत भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर की भी जरूरत नहीं। वो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेसेसरी नहीं है। विद इन द कंपनी हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, मैं आपको राइटिंग में कोई नोट भेज रहा हूँ, दैट इज अ मेमो, तो उसमें एड्रेस की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ नाम स्पेसिफाई कर दिया तो भी ठीक है। तो ये सब बातें क्लैरिफाई की। इनफॉर्मल टोन भी चलेगा, बहुत फॉर्मल टोन नेसेसरी नहीं है। पर्सनल प्रोनाउंस भी चलेंगे, मतलब आई, वी, यू, हिम, ये सब चलेगा, पर्सनल प्रोनाउंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इसका टाइटल कुछ भी दे सकते हो, मेमो के और भी नाम हो सकते हैं। इसको इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन बोला जा सकता है, इसको ऑफिस मेमोरेंडम बोला जा सकता है, इसको इंटर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस बोला जा सकता है। ये सारे नाम यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो मेमोरेंडम के दूसरे नाम हो गए वैसा। मेमोरेंडम अगर किसी एक एम्प्लॉय को दिया गया तो मेमोरेंडम है, लेकिन एक से ज्यादा लोगों को एड्रेस किया गया कि ये मेमो सब एम्प्लॉयज के लिए है, तो उस सिचुएशन में इन्होंने ऐसा बोला कि जो मेमोरेंडम है इट इज एज गुड एज ऑफिस सर्कुलर। ठीक है, मेमोरेंडम इज एज गुड एज ऑफिस सर्कुलर। तो सर्कुलर और मेमोरेंडम सेम हो गया। अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज या सारे एम्प्लॉयज के लिए मेमो इशू कर दिया, तो मेमो यूजुअली 1 to 1 होता है कि भाई एक एम्प्लॉय ने दूसरे को कुछ मैसेज पास ऑन किया तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया उसको बोलेंगे मेमो। लेकिन अगर सबके लिए है तो फिर वो तो मेमो नहीं हो गया, फिर वो ऑफिस सर्कुलर जैसा हो गया। सर्कुलर इज फॉर एवरीवन, वैसा होता है। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट, अ फ्यू स्पेसिमेन ऑफ मेमोज आर गिवन। अब जो स्पेसिमेन है ना, ये आपको लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए सैंपल रखा हुआ है। इसको देख लो, समझ लो, दिमाग में क्या फॉर्मेट फिट हो जाएगा कि अच्छा ये होता है मेमोरेंडम। बाकी लर्निंग का कोई प्रेशर यहाँ पे नहीं, मैंने एक एक स्पेसिमेन रखा हुआ है। देखो, कंपनी का नाम लिखा है, सिटी लिखा है, कुछ रेफरेंस नंबर लिखा है, फ्यूचर में कभी वापस रेफर करना हो, टाइटल दे दिया ऑफिस मेमोरेंडम, डेट मेंशन कर दी, ये हो गया। अब ये है उसका मेन बॉडी, जिसको अपने बोलते हैं मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई सो एंड सो पर्सन ने कुछ छुट्टी मांगी थी और उसकी लीव अप्रूव हो गई है, और इस डेट से लेके इस डेट तक वो छुट्टी पे रहेगा, उसको छुट्टी प्रोवाइड कर दी गई और ये इसका रीजन है। बस ये मेमो में उसको कन्वे कर दिया गया। राइटिंग में है तो फ्यूचर में ध्यान रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, बस उस पर्पज से। सो दिस इज अ मेमोरेंडम। जिसको भी साइन करना है, नीचे उसके बारे में लिखा है, उसने अपना साइन कर दिया, उसका नाम, उसकी पोस्ट, और जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में लिख दिया कि इस पर्सन को मैं नोट लिख के दे रहा हूँ और ये रीजन वैसा। तो मेमोरेंडम में आप सिर्फ जनरल एक मैसेज कन्वे कर रहे हो और कुछ नहीं है। अब कंपनी में क्या होता है, छुट्टी मांगोगे अपने सीनियर से तो ओरली बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। आपने उसको अगर वर्बली बोल भी दिया तो बोलेगा यार मुझे मेल कर देना, फिर वो मेल पे रिप्लाई भी करेगा, जबकि फेस टू फेस बात हो चुकी है। बट रिकॉर्ड तो रहना चाहिए ना, प्रूफ रहना चाहिए कि भाई आपने छुट्टी कब मांगी, कितने दिन की मांगी। वरना पता चला आपने 3 दिन की छुट्टी मांगी, बोले सर 3 दिन काम पे नहीं आऊंगा, शादी में जाना है, अभी सीजन चल रहा है। बोले चलो ठीक है, आप सीधा ना 7 दिन के बाद वापस आए। बोले यार 3 दिन बोला था छुट्टी का, क्या हो गया, 7 दिन लगा दिए, कहाँ थे? बोले सर मैं तो 7 दिन ही बोला था।
बोले नहीं अपनी बात हुई थी 3 दिन तो बोल के गए थे, आप ये तारीख बोली थी। बोले नहीं सर आप उस दिन कुछ मीटिंग में थे, बिजी थे, आपकी समझ में भूल हुई होगी, मैंने 7 दिन बोला था, आपने हाँ बोली इसलिए मैं गया, नहीं तो मैं क्यों जाता। अब ये कंफ्यूजन में फिर किसको ब्लेम करे, बट ईमेल पे लिखा होगा तो रहेगा ना कौन सी तारीख से कौन सी तारीख पर छुट्टी पे जा रहे हो, बातें क्लियर हो जाएगी वैसे। ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, ऑफिस सर्कुलर्स। जैसे मैंने बोला एक से ज्यादा लोगों को अगर इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो एक एक को मेमो देने से अच्छा एक सर्कुलर इशू कर दो ना, नोटिस बोर्ड पे लगा दो, सब पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे वही बोला है, ऑफिस सर्कुलर्स आर फॉर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक से ज्यादा लोगों को मैसेज कन्वे करना है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इसमें फॉर्मल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, सैल्यूटेशन की जरूरत नहीं, इनफॉर्मल भी चलेगा वैसा। कुछ एग्जाम्पल है देखो, सजेशंस मंगवा रहे हैं, इसके लिए एक सर्कुलर इशू किया, कंपनी का नाम, उसका ईयर, सर्कुलर नंबर, डेट, वो सब बोला हुआ है। इसमें बोल रहे हैं द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वॉज लास्ट रिवाइज्ड इन जून 2017। अपने कुछ प्रोडक्ट बेचते होंगे, उसकी कुछ मैनुअल होगी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसको बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया है, तो अब हम इसको रिवाइज करना चाहते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय से कंस्ट्रक्टिव सजेशन मंगवा रहे हैं, जिसको भी जो सजेशन देना है कि इस मैनुअल में क्या चेंजेस करें, आप इस डेट से पहले सबमिट कर देना, तो उसमें से हम वो पॉइंट्स ले लेंगे, और जो मैनेजर है जिसने इशू किया उसका साइन, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज ऑफिस सर्कुलर। नेक्स्ट आ रहा है ऑफिस ऑर्डर। ये मेमोरेंडम जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा टोन का फर्क हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है, यू हैव टू फॉलो, कंपलसरी, उस टाइप की बात होगी वैसा। स्पेसिमेन दे रखा है, ये ट्रांसफर ऑर्डर बोलते हैं ना अपने, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच आपको ट्रांसफर कर दिया, ये दिस इज अ ट्रांसफर ऑर्डर। बोल दिया कि भाई इस तारीख से आपको वो ब्रांच पे जाके अपना ऑफिस जो है वो अज्यूम कर लेना है और काम शुरू कर देना है, बस खत्म हो गई बात। तो दिस इज अ ट्रांसफर ऑर्डर, ये ऑफिस ऑर्डर की तरह देखा जाएगा वैसा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस नोट। ऑफिस नोट मतलब इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है तो इस नोट के थ्रू कर सकता है। अब इसमें देखो एग्जांपल में ऐसा बोला है कि एक लीगल डिपार्टमेंट है कंपनी में, उसने ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को एक नोट भेजा। उन्होंने बोला कि हमें ना टाइपिस्ट की जरूरत है, स्टेनोग्राफर मतलब जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग करते हैं, शॉर्ट में लिख लिया फिर टाइप कर दिया। तो अब लीगल डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है स्टाफ को रिक्रूट करना, वो काम किसका है, एडमिन डिपार्टमेंट का। तो लीगल वालों ने एडमिन को बोला भाई 2 बंदे चाहिए तो अगले 3 महीने के लिए, और इतना इतना काम है, आप उनको समझा देना और बोलना टेम्पररी है, परमानेंट बेसिस पे नहीं चाहिए लेकिन अर्जेंट है, तो आप फटाफट हायरिंग करो और हमें स्टाफ अपॉइंट करके दो। तो दिस इज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, इसको अपने क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑफिस नोट। ठीक है, तो यहां तक आते आते सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कवर अप हो गए, उसके टाइप्स कवर हो गए। इसमें आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है तो बताओ। क्लियर है, कंप्लीट है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट एक MIS वाला है, आज लेने की इच्छा नहीं, वो थोड़ा नए सेशन में करना चाहिए। और कुछ बचा है इसके बाद? पूरा MIS ही चल रहा है, एक सेशन ही चाहिए इसके लिए तो पूरा बस कंप्लीट है ना। फिर लास्ट टॉपिक ये, मैं आज फिर इसके बाद और नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। MIS जो है अपना एक टॉपिक है पूरा, बट वो एक दिन में लेना है, आधा अधूरा पढ़ाऊंगा ना तो मजा नहीं आएगी, इतना रखो। आगे तो इस चैप्टर में और कुछ पेंडिंग था नहीं, सिर्फ यही वाले पॉइंट्स थे, तो बस आज जल्दी पैकअप करते हैं, इतना रखता है। रिमेनिंग पॉइंट जो है फिर मैं कल के सेशन में कवर कराऊंगा, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।